हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो चलिए आज हम गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजवर्धन ने, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन ने, ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन ने, ऑप्शन डी नरवर्धन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुष्यभूति वर्धन ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी कि आज के टाइम की हरियाणा थी। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करी थी। ठीक है, तो बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करी? तो पहले उसकी राजधानी थी हरियाणा थानेश्वर, उसके बाद में उसने कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखी थी? ये हर्ष ने लिखी थी। ठीक, और उसने हेनसांग से मिलने के बाद उसने पूर्णतया बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए इस आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फयान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी हेनसांग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनसांग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के समय चीनी तीर्थयात्री हेनसांग भारत आया। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने हेतु उसने तंग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। तो सी यू की किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? ये हेनसांग ने लिखी थी। ठीक है, जो उसने अपनी भारत यात्रा के टाइम लिखी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सम्राट हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठते ही अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कन्नौज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि हर्ष एक राजश्री के साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी भास्कर वर्मन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शशांक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्ष का समकालीन बंगाल का शासक शशांक था। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। उसने कन्नौज की जब राजधानी बनाई थी तो उसने किसको परास्त किया था? किसको पराजित किया था? शशांक को। ठीक है, शशांक को पराजित करके अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था?
तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती के, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा नदी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रयाग। ये प्रयोग लिखा, प्रयोग नहीं होगा, प्रयाग होगा। ठीक है, प्रयाग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक धार्मिक सभा आयोजित की जाती थी जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन अपनी एक धार्मिक सभा आयोजित करता था उसको क्या कहते थे? उसको महामोक्ष परिषद। ठीक है, ये प्रयागराज में हर 5वें वर्ष इस सभा को आयोजित करता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो ये रही इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन फर्स्ट, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ताइसुंग ने, ऑप्शन बी तुंगकुआन ने, ऑप्शन सी कुयेन बू ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कन्नौज के पुष्यभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में दरबार में हेनसांग आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को CU की कहा जाता है। हेनसांग ने 16 वर्ष तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की, 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि उस समय ताइसुंग वंश का चीन में शासन था। ठीक है, वो चीन से आया था और उस टाइम चीन में शासक कौन था? ताइसुंग नामक वंश का वहाँ पे शासन चल रहा था। लेकिन हेनसांग ने भारत में किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत में भ्रमण किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रयाग। ये टाइपिंग एरर है, ये प्रयाग है। ठीक है, प्रयोग नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। वैसे भी हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। प्रयाग के इस धार्मिक समारोह में हर्ष दीन दुखियों एवं अनाथों में प्रभुत दान वितरित करता था। यहाँ तक कि वह अपने बहुमूल्य एवं व्यक्तिगत आभूषणों को भी दान में लुटा दिया करता था। ठीक है, तो ये रही इसकी व्याख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मन के राज्यों की यात्रा की थी? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इत्सिंग, ऑप्शन बी फयान, ऑप्शन सी हेनसांग, ऑप्शन डी सुन सुयुन। तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हेनसांग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। 16 वर्ष 629 से 645 BC तक भारत में रहा। उसने कामरूप के राजकुमार भास्कर वर्मन के राज्यों का भ्रमण भी किया था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिसेठ, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से किसी नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्ष के समय की सूचनाएं उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी कृति हर्षचरित में दी है। हरिसेठ एवं कल्हड़ क्रमशः समुद्रगुप्त एवं जयसिंह कश्मीर से संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसमें ऑप्शंस को इधर उधर कर दिया गया है, बट कोई नहीं, मैं आपको समझा दे रही हूँ। ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है प्रयाग, ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्नौज। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों के साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी बांसखेड़ा अभिलेख से, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, ऑप्शन डी हेनसांग के वर्णन से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐहोल अभिलेख से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी तथा यह संघर्ष नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रभाकर वर्धन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुष्पभूति वंश एवं वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था तथा वह प्रथम प्रभावशाली शासक था। उसने प्रतापशील, हूण, हरिण केसरी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करी थी। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां किसने धारण करी थी? प्रभाकर वर्धन ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदमन से, ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ऑप्शन सी वाकटक नरेश विंध्यशक्ति से, ऑप्शन डी मैत्रक नरेश भट्टारक से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर राजश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए ये रही इसकी व्याख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त ने, ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने, ऑप्शन सी मैत्रक नरेश भट्टारक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गौड़ नरेश शशांक ने। ठीक है, तो अभी हमने इसकी व्याख्या देखी थी इससे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य सफलता का उल्लेख करता है?
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन बी ऐहोल उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन सी दामोदरपुर ताम्र पट्टिका उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन डी विल्सड उत्कीर्ण लेख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऐहोल उत्कीर्ण लेख। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। उसने अपनी विजय की गाथा को ऐहोल अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया। ऐहोल अभिलेख को उत्कीर्ण कराने वाला विद्वान रविकीर्ति था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा बल्लभी में, ऑप्शन डी बल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कन्नौज तथा प्रयाग में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य धर्मों में महायान की उत्कीर्णता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, क्षमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेनसांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। वाराणसी एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हेनसांग ने वाराणसी की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि वाराणसी के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। ठीक है, तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हर्ष ने अपनी आत्मकथा हर्षचरित की रचना की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, हर्ष ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था, वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। तो इसमें क्या लिखा है? ये पहला क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हीनयान नहीं, महायान की शाखा को इसने राजश्रय प्रदान किया था। ठीक है, और हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने करी थी, ना कि हर्ष ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा ये भी आपके सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपके राज्य हैं और इसकी राजधानी दी हुई है। तो देखते हैं। वर्धन, थानेश्वर, मोखरी, कन्नौज, वाकाटक, दक्कन, मैत्रक, बल्लभी। तो इसमें कौन से राज्य की कौन सी राजधानी थी? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तो आपका वर्धन की क्या थी? वर्धन की थानेश्वर थी।
तो आपका ये सही मिला हुआ है। ठीक है। मोखरी का क्या था? मोखरी का कन्नौज, ये भी सही है। ठीक है। वाकाटक की थी, वाकाटक की दक्कन। और मैत्रक की क्या थी? बेल्लवी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये आपके सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें मंत्री दिए हुए हैं और किसको कौन सा मंत्रिपरिषद मिला हुआ था हर्ष के टाइम पे, ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। तो आपका भंडी प्रधान सचिव, स्टेटमेंट दूसरा क्या है? सिंहनाथ प्रधान सेनापति, थर्ड कुंतल अश्वसेना का प्रधान, और फोर्थ स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सही है। भंडी कौन था? भंडी जो था ये प्रधान सचिव था। ठीक है, सही है। सिंहनाथ कौन था? ये प्रधान सेनापति था। और कुंतल कौन था? ये अश्वसेना का प्रधान था। और स्कंदगुप्त गज सेना का मतलब हाथी का प्रमुख था। ठीक है, तो आपके चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी आपके दिया हुआ है, इसको मैच करना है, कौन सा मंत्रिपरिषद किसको मिला हुआ था। तो चलिए देखते हैं। ग्राम पत्रिका ग्राम शासन का प्रधान, बृहदेश्वर अश्वसेना का अधिकारी, और थर्ड है बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी। तो कौन क्या था, चलिए देखते हैं। तो इसका आपके ऑप्शंस हैं, उपरोक्त में से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, अश्वसेना का अधिकारी कौन था? अश्वसेना का अधिकारी कौन था? कुंतल था। और इसमें क्या दिया? बृहदेश्वर। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन का प्रधान ग्रामा छपट लिंक था। एक मिनट में लिख देती हूँ, ग्रामा छपट लिंक। ठीक है, ग्राम शासन का प्रधान कौन था? ग्रामा छपट लिंक कहलाता था। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर तथा पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबक है, टेक केयर।